मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। हमने तीनों सेनाओं में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। सियासत के राम पथ में आज हम करेंगे पड़ताल कि राम की भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, सनातन का संकल्प जीत की कितनी बड़ी गारंटी है और आखिर मोदी के राम पथ से विजय पथ कैसे सुनिश्चित होगा। राम पथ के इस एपिसोड में अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट के बाद बात पंचवटी की। जिस जगह प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान 14,000 राक्षसों का वध किया, यही वो स्थान है जिसका श्री राम से गहरा नाता है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनुष्ठान की शुरुआत इसी पंचवटी से की थी। – 2024 के चुनाव में सत्ता के महासंग्राम में पंचवटी का क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सियासत के राम पथ की ये यात्रा। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आपका स्वागत है हमारी चुनावी खास पेशकश सियासत का रामपथ में और रामपथ से विजय तक के सफर में। आज भारत 24 आपको लेकर पहुंचा है महाराष्ट्र के नासिक में, पंचवटी के उस आश्रम में जहां पर आकर राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण कहानी शुरू होती है। राम कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है क्योंकि ये वही जगह है जहां पर रावण ने सीता माता का अपहरण किया था और यहीं से राम कथा, जो कि एक वनवास की कथा थी, वो एक महान रामायण में तब्दील हो गई। जो राम केवल एक युवराज के रूप में देखे जाते थे, वो अयोध्या के युवराज माने जाते थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में बदल गए। इसीलिए आज पंचवटी से हम उनके सूत्र के साथ साथ आपको यहाँ के कहानी किस्सों के साथ साथ सियासी समीकरण भी समझाएंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रामन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक के गोदावरी नदी किनारे बसा पंचवटी। पंचवटी के बारे में रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका साकेत, पंचवटी आदि में भी इसका जिक्र किया गया है। रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास पर गए थे तो उन्होंने अपना कुछ समय पंचवटी में बिताया था और यहाँ पर वे कुटिया बनाकर रह रहे थे। पंचवटी आने के समय श्री राम 10 वर्ष तक दंडकारण्य में अलग अलग आश्रमों में संतों से मिलने के बाद अगस्त्य ऋषि के कहने पर पंचवटी आए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि पंचवटी में ही लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पनखा की नाक काटी थी और यहीं से रावण ने माता सीता का हरण किया था। यहीं से राम सीता की खोज में दक्षिण भारत की ओर गए थे। पंचवटी में स्थित सीता गुफा वो जगह है जहां रावण ने सीता का हरण किया था। इतना ही नहीं, इस गुफा में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां बनी हुई हैं। त्रेता युग में राम ने माता जानकी के हरण करने वाले राक्षस रावण का वध कर धर्म की आधारशिला रखी।
तो वहीं आज के मौजूदा दौर में ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे देश में सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। पंचवटी महिलाओं की अपराध के खिलाफ नारी सम्मान के संघर्ष की कहानी है। पंचवटी से रावण ने माता सीता का अपहरण किया, महिला के ऊपर प्रताड़ना हुई और आपने देखा कि रावण कितने ज्यादा, जिसे उनको कहा जाता था कि वो इंटेलिजेंट हैं, उनको कहा जाता था कि शास्त्रों का ज्ञान है उनको, लेकिन उसके बावजूद महिला के प्रति प्रताड़ना के बाद किस तरीके से रावण ने खुद का पतन देखा, दुनिया ने रावण का पतन देखा। और अब अगर आज के सियासी माहौल, तस्वीर, सियासत से देखकर समाज की तस्वीर को कंपेयर किया जाए तो संदेश खाली की तस्वीर सामने याद आती है। संदेश खाली जहां महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, अपराध के खिलाफ 1.5 महीने से सड़कों पर हैं, लड़ाई लड़ रही हैं। किससे? शेख शाहजहां से, जो एक लोकल लेकिन पावरफुल नेता है, और उससे लगातार उनकी सड़कों पर लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। लेकिन क्योंकि शेख शाहजहां पावरफुल है तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मा लिया है और इस लड़ाई में भागीदारी महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, महिलाओं को इंसाफ दिलाने की। और भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है बंगाल की जनता को कि ये पूरी तरीके से इंसाफ तब मिल पाएगा जब हम सियासत में भी भागीदार होंगे, यानी हम सियासत में सत्ता की कुर्सी पर बैठे होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जो आधी आबादी महिलाएं हैं, उनके साथ जब जहां प्रताड़ना हुई वहां का पतन हुआ। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर, महिला के खिलाफ अपराध, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बाहर किया। मध्य प्रदेश में लगातार जब कमलनाथ की सरकार थी तो महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात की। और ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री ही महिला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आसान नहीं है। और यही वजह है कि महिलाओं के साथ, बंगाल की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर खड़े हो गए हैं। क्योंकि अगर इसको सियासी मायने समझें तो बहुत गहरे हैं। और वहीं से शुरू होती है लड़ाई। 18 सीटें हैं अभी तक, और उन सीटों को बढ़ाना, ममता दीदी को सत्ता से उतारना, ये केवल और केवल महिलाओं की शक्ति के समर्थन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी पूरा करता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है संदेशखाली। उत्तर 24 परगना जिले में संदेशखाली को कौन भूल सकता है। यहाँ वीरान पड़े कई घरों में आज भी इंसाफ की सिसकाती आस है। संदेशखाली 2024 के चुनाव से पहले चर्चा में आया तो भूचाल आ गया। यहाँ की महिलाओं ने 13 साल से हो रहे यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। आरोप लगा टीएमसी के एक नेता पर। शाहजहां शेख के जुल्म को अपनी किस्मत मान चुकी संदेशखाली की महिलाओं के दर्द की कहानी जिसने भी सुनी वो सिहर उठा। वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने की हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? किसी का कमर तोड़ दिया है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया। हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। हम लोग को तो वोट नहीं देने देता है, तो फिर हम लोग जा रहे हैं उनके पास। जैसे अपना वोट अपना देना है तो फिर अब देश शांति चाहिए। जैसे जो हमारा माँ बहन का जो इज्जत लूट लिया वो नहीं होना चाहिए। संदेशखाली कांड को लेकर तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल आ गया।
संदेशखाली हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को जमकर घेरा। संदेशखाली का पूरा मामला ईडी की कार्यवाही के बाद लोगों के सामने आया है। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया। संदेशखाली में शुरू हुए बवाल ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं लाठी डंडों और बांस के साथ सड़कों पर उतरी। महिलाओं की मांग थी कि तृणमूल के स्थानीय नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी की महिला टीम को संदेशखाली जाने से पुलिस ने रोक दिया। 55 दिन बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। संदेशखाली मामले की गूंज बंगाल से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी। पीएम मोदी ने संदेशखाली की महिलाओं के सम्मान के लिए अपनी आवाज बुलंद की और हैवानियत का शिकार महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। संदेशखाली मामले को लेकर बीजेपी लगातार मुखर थी और ममता सरकार बचाव की मुद्रा में। पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि बंगाल में बीजेपी इसे चुनाव मुद्दा बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ देश में महिलाओं के उत्थान के लिए मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की महिलाओं को टीएमसी की सरकार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया और आह्वान किया कि बंगाल की बहनें आगामी लोकसभा चुनाव में अपने वोट से इस सरकार पर ऐसी चोट करें कि विरोधी दल महिलाओं को वोट बैंक मानने की भूल दोबारा न कर सके। टीएमसी के नेता ने संदेशखाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेशखाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। पीएम मोदी मंच पर जितने भावुक थे वो साफ दिखाई दिया। टीएमसी के एक नेता पर जो दाग लगा वो ताउम्र रहेगा। संदेशखाली की बहनों के साथ जो कुछ हुआ वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। लेकिन जब जब महिलाओं की शक्ति के सम्मान की बात होगी, चुनाव में हार जीत तय करने में निर्णायक भूमिका यही महिलाएं निभाएंगी। संदेशखाली ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति को लेकर विपक्ष पर भी प्रहार किया। जब राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी सम्मान, नारी शक्ति और उनकी ताकत से जोड़ दिया। दरअसल बदलते भारत में काफी कुछ बदला है, तो उसके साथ साथ महिलाओं का वोटिंग पैटर्न भी बदला है। अब महिलाएं अपने पति, पिता या घर के किसी मुखिया के कहने पर वोट नहीं करती। उनकी खुद मुख्तारी उनके वोटिंग पैटर्न में साफ झलकती है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब अच्छे से समझते हैं। देश की सत्ता के चुनावी दंगल में कांग्रेस के लिए न्याय यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी ने इस यात्रा के समापन पर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि उसे बीजेपी ने सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर चुनावी मुद्दा बना लिया। मुंबई में न्याय यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी के पीएम मोदी को नकारात्मक शक्तियों का मुखौटा करार देते हुए उन्हें व्यक्ति नहीं शक्ति कह डाला, वो भी तब जब मंच पर कांग्रेस ही नहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के हर दल का बड़ा नेता मौजूद था। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं।
भले बीजेपी और पीएम मोदी की एक ताकत कहने के सिलसिले में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हिंदू धर्म का उल्लेख करके राहुल ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया, क्योंकि ये मुद्दा सनातन परंपरा की आराध्य आदि शक्ति से भी जुड़ा था। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। पीएम मोदी की भावनाओं के अनुरूप देश की महिला शक्ति को अब कोई नहीं रोक सकता। वो जो करना चाहे, सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर समय साथ खड़ी है। देश की महिलाओं को पदक मिलने पर सबसे पहले खुशी का ट्वीट पीएम मोदी करते हैं। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहती है तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो हमने तीनों सेनाओं में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। गांव की बहनों को कमाई के अवसर मिले, इसके लिए हमने 9 करोड़ से ज्यादा बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और उन्हें मिलने वाली सहायता को भी बढ़ाया। इस साल लाल किले से मैंने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ड्रोन देने की योजना का भी ऐलान किया है। महिला शक्ति को मोदी का सम्मान, नारी शक्ति वंदन बिल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, हर घर शौचालय, मिशन पोषण, मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, स्वनिधि रोजगार योजना, सौभाग्य योजना, मुफ्त बिजली कनेक्शन, ट्रिपल तलाक, टॉयलेट से लेकर बैंक खातों और गैस सिलेंडरों तक आज सरकारी योजनाओं का रुख महिला लाभार्थियों की ओर हो गया है। एमपी में बीजेपी हो, कर्नाटक में कांग्रेस या पंजाब में आप, सभी महिला वोटरों को नगदी लाभ मुहैया करा रहे हैं। महिला को समृद्ध बनाने और शक्ति को सम्मान देने के लिए ऐसी तमाम योजनाएं मोदी सरकार के कार्यकाल में जमीन पर उतर पाई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए महिलाओं और संस्थानों को सम्मानित किया जाने लगा। सम्मानित की जाने वाली महिलाएं समाज सुधार, विज्ञान, बिजनेस, खेल, मनोरंजन और कला जगत जैसे अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखती है। शौचालय न होने की वजह से बेटियां स्कूल न छोड़े, इसके लिए हमने करोड़ों शौचालय बनाए। सुकन्या समृद्धि योजना में ज्यादा ब्याज का प्रावधान किया। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। मौजूदा दौर की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टी की सरकार न केवल चुनाव के पहले ऐसी योजनाओं का शगुफा छोड़ता है, बल्कि कार्यकाल में रहते हुए भी ऐसे ऐलान करती है जिसके जरिए वोट बैंक के बड़े हिस्से को अपनी तरफ किया जा सके। पंजाब में बजट पास किया गया जिसमें भगवंत मान सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान करते हुए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हर महीने महिला के लिए 1000 रुपए का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि से 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी। वहीं कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना चल रही है। यहाँ गरीब परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में लाडली बहना योजना से महिलाओं के खाते में 1250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। इस योजना का असर हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना चलने वाली है। तमिलनाडु में भी 1000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी है, जहां लक्ष्मी भंडार योजना में महिलाओं को 1000 हर महीने दिए जा रहे हैं। वहीं बिहार की बात करें तो महिलाओं को लुभाने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने शराबबंदी का ऐलान करवाया। चुनाव आयोग का डेटा समझेंगे तो पाएंगे कि हाल ही में हुए जो पिछले 12 चुनाव थे, उसमें महिलाओं का वोटिंग पैटर्न, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज, टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा था। देखिए, महिलाओं को चाहिए सियासत में हक, महिलाओं को चाहिए फैसले लेने की आजादी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन बिल के जरिए महिलाओं को सियासत में हक दिलाने की बात और सपना पूरा किया, और वहीं फैसले लेने की आजादी। और अब उसी फैसले की आजादी में महिलाएं अपने शक्ति का प्रदर्शन जब करती हैं तो वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता है। और ये पिछले पुराने पैटर्न से देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सीधा संवाद, अपनी योजनाओं के माध्यम से देश की आधी आबादी, उस शक्ति को अपने पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। और ये तो सच है कि महिलाओं को अगर कुछ देते हैं तो वो उसे दुगना करके देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बखूबी जानते हैं, और यही वजह है कि सियासत और शक्ति के संतुलन को बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर संवाद, अपनी हर बातचीत, चाहे फिर वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे फिर वो 3 तलाक से हो, या वो बच्चियों के लिए पढ़ाने की बात हो, महालक्ष्मी योजना हो, हर योजना में महिलाओं के इर्द गिर्द है, क्योंकि महिला ही देश के 2024 के लोकसभा चुनाव में छप्पड़ फाड़ कर वोट करके 400 पार का आंकड़ा दिला सकती है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र के जरिए नारी शक्ति को साधने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस ने परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देने का ऐलान। इसके अलावा केंद्र की सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा। आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील में काम करने वाली महिलाओं का वेतन 2 गुना। पंचायतों में महिलाओं को कानूनी मदद का वादा। हर जिले में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल देने की बात भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। कांग्रेस की इन सौगातों और योजनाओं का मतलब महिलाओं के प्रति मेहरबानी नहीं, बल्कि मजबूरी भी है, क्योंकि एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि 2047 तक कुल वोटर्स में महिलाओं की तादाद बढ़कर 55% हो चुका होगा, जबकि पुरुष बचेंगे सिर्फ 45%। हालांकि महिलाओं का भरोसा पीएम मोदी पर है। आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए 5 बड़े ऐलान किए, जिनमें लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। यू-विन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल की बालिकाओं को फ्री टीका। सक्षम आंगनबाड़ी से आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई गई। मातृत्व और बाल विकास के लिए भी एक समग्र योजना बनाई जाएगी। हायर एजुकेशन में महिलाओं के एडमिशन लेने की संख्या में 28% उछाल आया है। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में लड़कियों के एडमिशन लेने में 43% की तेजी आई है। बजट में महिलाओं के सम्मान का जिस तरह ध्यान रखा है, उसमें सरकार की लखपति दीदी योजना सबसे ज्यादा चर्चा में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल जब बजट पेश किया था, तब उसे भारत के अमृतकाल का पहला बजट कहा था। सरकार ने कई तोहफे भी दिए हैं। वहीं महिलाओं के लिए एक अलग सेविंग स्कीम भी शुरू की गई थी। किसानों से लेकर मजदूरों तक के लिए उम्मीदों का अंबार था। तो इस बार निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, उसमें महिला सशक्तिकरण 2024 के चुनाव में बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जिस तरह राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़
तीनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और इन तीनों राज्यों में बीजेपी का चेहरा थे पीएम मोदी। पीएम मोदी की गारंटी को सामने रखकर ही बीजेपी जनता के बीच पहुंची थी और जनता ने मोदी की गारंटी पर ही भरोसा जताया। और लोकसभा चुनाव में महिलाओं का फैक्टर बहुत अहम माना जा रहा है, जो 24 की जीत की गारंटी होगा। देश की नारी शक्ति को आज के दिन सारा देश वंदन करता है, उनका अभिनंदन करता है, क्योंकि नारी शक्ति है तो हम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।